हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर है जो ये एक्सआरडी के ऊपर रहेगा। और एक्सआरडी है ये हमारे पास रहेगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है जो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके अंदर एक्सरे की वेवलेंथ। एक्सरे है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का एक पार्ट है और इसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक रहेगी। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक्सरे की वेवलेंथ के बेसिस के ऊपर। कई बार 1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक ले लेता है कि 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, और कई बार बोल देता है 4 एंगस्ट्रॉम तक। और 10 एंगस्ट्रॉम से और 100 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास एक पार्ट हो जाता है। इसको हम हार्ड एक्सरे बोल देते हैं, हार्ड एक्सरे, और इसको बोल देते हैं सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। अब यहाँ से अगर हम हार्ड एक्सरे की बात करें, हार्ड एक्सरे की बात करें अगर, तो हार्ड एक्सरे हमारे पास काम आएगी क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके अरेंजमेंट के लिए। अगर आप डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे सॉफ्ट एक्सरे है, सॉफ्ट एक्सरे हमारे अंदर ये डायग्नोसिस के अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करती है। अब यहाँ से अगर आप डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन होता है हमारा, सबको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्स्टेकल। तो इसमें बताने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। डिफ्रैक्शन हमारे पास हर टाइप की वेव है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे हमारे पास ट्रांसवर्स हो, सब टाइप की वेव है वो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बनाती हैं। अब यहाँ से डिफ्रैक्शन है, इसके अंदर हमारे पास कंडीशन होती है कि डिफ्रैक्शन होगा कब। डिफ्रैक्शन होने के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो रहेगी कि जो वेवलेंथ है किसी भी वेव की, वेवलेंथ जो हम लेके चलते हैं वो हमारे पास कंपेरेबल होनी चाहिए ऑब्स्टेकल के। जो भी हम ऑब्स्टेकल लेके चल रहे हैं नियर बाई उसका साइज और वेवलेंथ का साइज नियर बाई सेम होना चाहिए, ये कंडीशन बनती है। अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल ज़्यादा साइज़ की है या कम साइज़ की है, वेवलेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं हम, तो क्या होगा, वेवलेंथ कंपेरेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बन पाएगा। अब यहाँ से डिफ्रैक्शन, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई डिफ्रैक्शन है जो अपनी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपने जो ग्रेजुएशन वाले हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इसके ऊपर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर है वेव ऑप्टिक्स में। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो हम यूज करते हैं विजिबल लाइट के केस में। और एक्सरे ग्रेटिंग है, जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन है, एक्सआरडी है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये हम करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स को फाइंड आउट करने के लिए या क्रिस्टल प्लेन्स की पोजीशन बताने के लिए। ऐसा क्यों है, ग्रेटिंग के अंदर हम एक्सरे क्यों यूज़ नहीं कर रहे? तो हमने अभी जो कंडीशन है वो डिस्कस की है कि भाई वेवलेंथ है वो हमारे पास कंपेरेबल होनी चाहिए ऑब्स्टेकल के। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के अंदर हमारे पास जो ग्रेटिंग में गैप होते हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके बीच में 4 से 7 हज़ार एंगस्ट्रॉम इतने का गैप होता है नियर बाई। आप स्टैंडर्ड जो ग्रेटिंग देखते हैं उसके अंदर 20 से 25 हज़ार लाइन होती हैं, जो आपके लैब में होती है उसमें नियर बाई 15 हज़ार लाइन होती है। तो यहाँ पे ग्रेटिंग है वो 4 से 7 हज़ार एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है इसके साथ कंपेरेबल है, इसके साथ उसकी वेवलेंथ मैच खाती है, उसके साथ इसका गैप मैच खाता है। तो ग्रेटिंग है वो हमारे पास 4 से 7 हज़ार एंगस्ट्रॉम किसकी वेवलेंथ है, विजिबल लाइट की। इसलिए विजिबल लाइट और जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इनके बीच का, जो लाइंस के बीच का गैप है वो हमारे पास कंपेरेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो हमारे पास किस में काम करेगी, विजिबल लाइट के केस में काम करेगी, ना कि एक्सरे के केस में। अगर एक्सरे का आप देखते हो तो वेवलेंथ कितनी है, 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास, बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सरे तो सारी की सारी क्रॉस कर जाएंगी, इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेंगे कि वेवलेंथ ऑब्स्टेकल के आसपास होनी चाहिए। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल प्लेन्स हैं, जो क्रिस्टल प्लेन्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें पता है, जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारे पास प्लेन्स हैं वो इस वे में होते हैं और नियर बाई प्लेन्स हैं वो हमारे पास
10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर -5 फिफ्थ पार्ट, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -5 फिफ्थ पार्ट, इतने पार्ट अगर हम एक्सरे का डालते हैं तो उसको जो फर्स्ट प्लेन आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन है, उसके बाद सेकंड प्लेन है, इसके बाद थर्ड प्लेन, इस टाइप से प्लेन अरेंज है हमारे पास एटम्स के, डिफरेंट एटम्स के इस टाइप से प्लेन बने हुए हैं जो कि हमारे पास अलग अलग बाउंड्रीज हैं। तो इस बाउंड्री से जैसे ही एक्सरे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -5 इतना पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसका डिफ्रैक्ट होके चला जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर हम कोई भी एक्सरे अगर डालते हैं किसी इंटेंसिटी की, तो उसको कम्प्लीटली डिफ्रैक्ट होने के लिए कितने चाहिए, 10 की पावर 3 से लेके और 10 की पावर 5 तक नियर बाई इतने प्लेन चाहिए हमारे। यानी कि इतने नंबर ऑफ प्लेन्स एक सॉलिड के अंदर बन जाते हैं जो कि हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है कि जब हमारे डिफरेंट प्लेन हैं, यहाँ से जैसे डिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से डिफ्रैक्शन हुआ, उससे नीचे प्लेन है उससे डिफ्रैक्शन हुआ, सब प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई जो लाइट है वो जब आगे जाएगी डिफ्रैक्ट होने के बाद तो क्या होगा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेगी। और इंटरफेरेंस पैटर्न जब वो जनरेट करेगी तो हमारे पास इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो आ जाएंगी। यानी कि अगर एन लैम्डा के प्रोपोर्शनल है जो भी हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर 2n-1 ओड मल्टीपल यानी कि एन लैम्डा के है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट रे है वो हमारे पास आई और फर्स्ट प्लेन से यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्ट होके चली गई, डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ इस तरफ चली गई। यहाँ से हमारे पास सेकंड रे आई वो फिर डिफ्रैक्ट होके चली गई। अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आगे का जो पाथ है वो सेम रहेगा और यहाँ से आगे का पाथ सेम रहेगा। ये पाथ कैसे कैलकुलेट किया, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया और इस पॉइंट से यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया। दोनों पॉइंट से जब मैंने नॉर्मल डाल दिया तो दोनों जो इंटरप्लानर स्पेसिंग है, प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है, वो हम स्मॉल d के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारे को पता है अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं तो ये साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, d sin थीटा, थीटा b लिख दिया मैंने इसको। थीटा b क्या है, ब्रैग्स एंगल, इसको मैंने ब्रैग्स एंगल बोल दिया क्योंकि हम ब्रैग लॉ है वो यूज़ करने वाले हैं, ब्रैग्स एंगल बोल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास d sin थीटा b लिख देते हैं नॉर्मली इसको, d sin थीटा b। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, d sin थीटा b प्लस d sin थीटा b यानी कि 2d sin थीटा b, इतने के बराबर हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ से 2d sin थीटा है जो हमारे पास आया है, इसको अगर हम n लैम्डा से कंपेयर कर लेते हैं, n लैम्डा के बराबर रख देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है वो मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल पाथ डिफरेंस, 2d, d इंटरप्लानर स्पेसिंग है, साइन थीटा b के बराबर। ये हमारे पास 2d sin थीटा b अगर n लैम्डा है, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बोल देते हैं इसको। और नॉर्मली आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास ऑलवेज आपको n की वैल्यू है 1 ही दी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन में हो चाहे मास्टर्स में हो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है वही आता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये सब लेके नहीं चलते हैं हम। तो हमारे पास n लैम्डा में n की वैल्यू 1 ही रखेंगे आप। यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ हो गया, ब्रैग्स लॉ जिसको हम XRD के अंडर लेके आते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन है। तो 2d sin थीटा ही ये इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन आ गई है। इसके अंदर थीटा b है, इसको हम बोलते हैं ब्रैग्स एंगल। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या हेरा फेरी करता है वो कि इसकी जगह 2 थीटा b दे देगा, 2 थीटा b की वैल्यू देगा आपको और साथ में लिखा डिफ्रैक्शन एंगल। तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन एंगल है, 2 थीटा b है ये। और कई बार क्वेश्चन के अंदर डिफ्रैक्शन एंगल की ही वैल्यू देता है और स्टूडेंट उसमें मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि उसको ब्रैग्स एंगल की जगह यूज कर देते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इस चीज़ का आप क्वेश्चन के अंदर विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर
कई बार नेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारे पास जब भी हम यहाँ से डालते हैं तो एक एक्सरे का पैटर्न हम रिकॉर्ड करते हैं और हमारे को एक्सरे पीक्स मिल जाती हैं। एक्सरे पीक्स हैं ये हमारे पास किस टाइप से आएंगी, ये हमारी इंटेंसिटी होती है और ये 2θb यानी कि डिफ्रैक्शन एंगल के साथ लेके चलती है। एक्सरे का जो पैटर्न बनेगा वो हमारे पास इस टाइप की पीक बनती है। जैसे जैसे आगे की तरफ जाते जाओगे आप 2θb बढ़ता जाता है तो पीक्स की हाइट है वो बढ़ती जाएगी आपके पास, इस टाइप से पीक बनेंगे हमारे पास। अब ये जो हमारे पास पीक बनी है एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद, तो पीक्स में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये पीक्स का के ऊपर हम अगर सिस्टम है उसको प्रेशराइज कर दें, यानी कि इसके ऊपर कंप्रेसर डाल दें, कंप्रेशन और जो हमारे पास स्ट्रेचिंग है उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको अगर कंप्रेस कर देते हैं, इन पीक्स को अगर सिस्टम को आपने कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कंप्रेस करने के बाद जो शेप है, इंटेंसिटी की वैल्यू है और जो पीक्स की शेप है वो चेंज नहीं होगी अगर आपने इसके अंदर कंप्रेशन है वो यूनिफॉर्म डाला है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास ये पीक्स हैं ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास सेम ही रहेगा। ये मॉडिफाइड जो कंप्रेस करने के बाद हैं ये इस टाइप से हमारे पास पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है और कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद कहता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या फ़र्क आएगा। अब ये हमारे पास मॉडिफाइड सैंपल है जो कि कंप्रेस किया हुआ सैंपल है, उसकी हो जाएंगी। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये मान लिया पीक्स आई हुई थी, ये पीक आई हुई थी जब हमारे पास टेम्परेचर शुरुआत में जो हमने लेके चले थे स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया। टेम्परेचर आपने जैसे ही बढ़ाया तो पीक है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो इस फॉर्म के आ जाएगी ऐसे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही क्या हो गया, पीक है वो फैल जाएगी। पीक फैलने का मतलब क्या है, हमारे को डिफरेंट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या कि हमारे पास पीक की जो विड्थ है वो, इसमें क्या स्पेशलिटी आ जाएगी, क्या फीचर्स बन जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ब्रॉडनिंग बढ़ जाएगी, ब्रॉडनिंग इंक्रीजेज, पीक की विड्थ है वो हमारे पास बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पीक्स हैं वो बढ़ जाएंगी, पीक्स इंक्रीजेज, पीक्स का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, पीक्स सेपरेशन या सेपरेशन बिटवीन द पीक्स डिक्रीज कर जाएगा, ब्रॉडन हो जाएंगे हमारे पास। और इंटेंसिटी है ये हमारे पास, इंटेंसिटी क्या करेगी, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स डिक्रीज कर जाएगी। ये मेन फीचर्स रहेंगे। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पीक्स के साथ क्या होगा, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ाने के साथ ही क्या कर दिया, पीक्स ने अपनी पोजीशन है वो चेंज कर ली है, इंटेंसिटी पे कोई चेंज नहीं आया है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही पीक है उसकी हाइट कम हो जाएगी, वो फैल जाएगी, तो ब्रॉडनिंग इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ़ पीक्स हैं वो बढ़ जाएंगी। उसके साथ साथ पीक्स का सेपरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा और इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, डिक्रीज करेगी इस केस में। अब हमारे पास मेन फीचर रहता है कि किसी भी हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड है, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की पीक आ रही हैं वो हमारे पास किस प्लेन से रही हैं। अब आप देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लेन हैं, कोई 100 है, 111 है, 200 है, डिफरेंट टाइप के प्लेन बनते हैं। तो हर कोई प्लेन तो ऐसा है नहीं कि लाइट गिरी और आपको पीक प्रोवाइड करा देगा, तो उसके लिए भी कंडीशन हमारे को निकालनी पड़ेगी कि कौन से प्लेन हैं वो तो हमारे को पीक प्रोवाइड कराएंगे और कौन से नहीं कराएंगे। हर कोई तो पीक देगा नहीं, तो ये पीक्स हैं ये किस किस प्लेन से बनेंगी, ये हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कौन सा प्लेन है वो हमारे को पीक प्रोवाइड कराएगा और कौन सा नहीं कराएगा, तो इसके लिए हमारे को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की दो बातों का ध्यान करना पड़ेगा। एक तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, एटॉमिक
स्कैटरिंग फैक्टर, स्कैटरिंग फैक्टर जिसको हम F से डिनोट कर देते हैं। और सेकंड होता है जो पीक डिसाइड करता है कि पीक आएगी या नहीं आएगी, वो होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर, इसको हम S से डिनोट कर देते हैं। तो कहीं पे भी हमारे को ये अगर पता करना है कि पीक हमारी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि एक तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हमारा कितना है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है। अब एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है वो होता क्या है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को F से डिनोट कर देते हैं और ये एक रेशियो होता है हमारे पास। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे, ये एक रेशियो है किस किस का, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम एटम, किसी एटम से जितनी एक्सरे जो हमारे पास स्कैटर हुई है उसका एम्पलीट्यूड, डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग फैक्ट हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग सेंटर है सबसे स्मॉलेस्ट। इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग सेंटर, सबसे स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एम्पलीट्यूड जितना हमारा एटम से एक्सरे स्कैटर होके गया है उसका, और इसका रेशियो हम किसके साथ रहते हैं, जितना एम्पलीट्यूड जितना इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होके गया है। अब दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होगा, स्कैटरिंग फैक्टर F के बराबर आता है। उसके बाद अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है, इसको हम S से डिनोट करते हैं। और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है ये हमारा इनसाइड जो ज्योमेट्री है, यानी कि एटॉमिक प्लेन्स हैं वो किस वे में अरेंज्ड हैं, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके लिए हम S अगर वैल्यू पता करते हैं तो S की वैल्यू हमारे पास आती है e⁻² पाई आयोटा u। इसके आगे कई बार समीशन लगा देते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, एटम आते रहेंगे, तो समीशन लगा दिया मैंने। u आप ऐसे याद रखेंगे +v +w, और यहाँ पे आ जाएगा h, k और l। यहाँ पे i दिया होता है या j लिख लें, क्योंकि यहाँ पे आयोटा मैंने यूज कर दिया है तो यहाँ पे j लिख लेते हैं, और समेशन विल बी ओवर j। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा j, ऐसा क्यों लिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है जो रेफरेंस एटम हम लेके चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पोजीशन हम लेके चलेंगे वो हम jth एटम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास स्कैटरिंग फैक्टर S है वो हो जाएगा e⁻² पाई आयोटा UH VJ और WL के बराबर। यहाँ से H के L हैं वो हमारे पास मिलर इंडिसेस जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे प्लेन्स के, वो हैं। अब इन दोनों का रोल क्या रहता है, इंटेंसिटी हम इन दोनों से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का से जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो हमारी ऐसे आएगी कि एम्पलीट्यूड है जो हमारे पास पीक बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड, या जो डिफ्रैक्शन होने के बाद हमारे को रे मिल रही है एक्सरे, उसका एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास F × S के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास F² × S² के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम F की वैल्यू तो हम F ही लेके चलेंगे हर बार, S की वैल्यू अगर हम डिफरेंट एटम्स के ऊपर बेस्ड है जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है उसके बेसिस के ऊपर S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट प्लेन के लिए, और उससे हमारे को क्या पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास इंटेंसिटी किसी प्लेन से मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम डिफरेंट प्लेन्स के लिए अलग अलग S की वैल्यू हैं वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक प्लेन की बात करूँगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कैलकुलेट करना चाहूँगा वो कैलकुलेट करना चाहूँगा सिंपल क्यूबिक के लिए।
सिंपल क्यूबिक सबको पता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर के ऊपर एटम है, सबका कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कितना है 1/8 के बराबर है, और 8 कॉर्नर होते हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम 1 के बराबर है। अब जब 1 के बराबर होता है तो रेफरेंस एटम जिसको हम लेके चल रहे हैं एक कॉर्नर के ऊपर है, ऐसा कर लेते हैं इसी को एक कंप्लीट एटम के अंदर मान लेते हैं कि एक एटम जो हमारा रेफरेंस एटम लेके चले थे वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही लाई कर रहा है, और यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहा है तो जो रेफरेंस एटम है इसकी पोजीशन हम 0 0 0 के ऊपर ले लेते हैं। अगर 0 0 0 के ऊपर लेते हैं पोजीशन 0 0 0 के ऊपर, यानी कि ओरिजिन के ऊपर हमारा एटम लाई कर रहा है, एक ही एटम था जो कि ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू आ जाती है 2 पाई आयोटा, सॉरी e की पावर 2 पाई आयोटा, और h की वैल्यू k की, और सॉरी u h प्लस v k और w l। तो हमारे पास देखो u भी 0, v भी 0 और w भी 0, तो यानी कि s की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई e की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर। अब आप देखेंगे कि हमारे पास अगर s इक्वल टू 1 आ गया तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास होता है f स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, s की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया इंटेंसिटी है वो f स्क्वायर के बराबर आ गई। और इस इंटेंसिटी की खास बात ये है कि इसके अंदर ये किसी भी h के l की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, एच के एल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं उसके इंडिपेंडेंट हमारे को क्या है स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू मिल रही है। स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ मिलर इंडिसेस है, इसका मतलब हो गया हमारे को सब प्लेन से पीक मिलेंगे, चाहे हम 1 1 1 प्लेन ले लें, चाहे 1 0 0 ले लें, चाहे 0 1 1 ले लें, चाहे 1 1 0 ले लें, कोई भी प्लेन लेंगे सिंपल क्यूबिक के अंदर सभी प्लेन हैं वो हमारे पास कैपेबल हो जाएंगे किसके लिए पीक्स प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे को जितने भी प्लेन होंगे सब प्लेन से पीक मिलेंगी। उसके बाद सेकंड है बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास 2 एटम होते हैं, एक है उसको हम ले लेते हैं कि भाई ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, और सेकंड एटम है वो हमारा बॉडी सेंटर के ऊपर लाई कर रहा था। तो बॉडी सेंटर के ऊपर जो लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या हो जाएंगे हाफ हाफ और हाफ के बराबर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके रूम में अगर बॉडी सेंटर की पोजीशन आप लेके चल रहे हो तो हाफ एक्स एक्सिस के अलोंग गए हो आप, हाफ वाई के अलोंग और हाफ जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों की इसलिए पोजीशन है वो हाफ 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 के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ से ओरिजिन के ऊपर जो रेफरेंस एटम लेके चलते हैं दूसरा एटम, उसकी पोजीशन हम 0 0 0 के ऊपर ले लेते हैं। ये 2 हमारे पास बीसीसी के अंदर एटम हो गए। ये हम किसका कर रहे हैं बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए एस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी एस इक्वल टू समेसन ओवर जे ए की पावर, फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आयोटा एच सॉरी u प्लस v प्लस w, और यहाँ पे h k और l है, ये हमारे पास j की वैल्यू है यहाँ पे। तो फर्स्ट एटम और सेकंड एटम 2 ही एटम है तो j की 2 ही वैल्यू आएंगी। एक बार तो हमारे पास 0 0 0 आएगा तो उसकी वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी। एक बार हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 पाई आयोटा, और ये u v w की वैल्यू हाफ 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 है तो h/2 प्लस k/2 प्लस l/2 इसके बराबर आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 है ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस e की पावर पाई आयोटा h प्लस k प्लस l के बराबर। अब ये वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितनी आएगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास आपको पता है अगर हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से
साइन थीटा की वैल्यू तो पाई का मल्टीपल है, तो ये तो रहेगा ही नहीं, यानी कि आयोटा वाले का तो चक्कर ही नहीं आएगा। रह गया कोस का पार्ट। कोस के में भी अगर हमारे पास कोस यहाँ पे 2n+1 पाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास ओड मल्टीपल है और वैल्यू -1 के बराबर दे देगा। अगर कोस की वैल्यू, कोस हमारे पास 2n पाई के बराबर है, यानी कि इवन मल्टीपल है थीटा के अंदर पाई का, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज वैल्यू प्लस के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास h + k + l तीनों का सम है वो इवन है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास h + k + l की वैल्यू ओड के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 के बराबर आएगी। इवन के केस में +1 के बराबर आएगी। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। 1 + 1 हो जाएगी। कब, जब h + k + l है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा। और ये s की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर हमारे पास h + k + l की वैल्यू ओड है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर हमारे पास h + k + l की वैल्यू ओड है, इसका मतलब s की वैल्यू हमारे पास 1 - 1 यानी कि 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारे पास जो मिलर इंडिसेज हैं h k l, उनकी वैल्यूज़ अगर आप इस तरह लेके चलते हैं कि h + k + l ओड आ जाए, तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0। स्ट्रक्चर फैक्टर 0 होने का मतलब क्या है कि आपकी इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। इंटेंसिटी की वैल्यू 0, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, f² × s², s की वैल्यू 0 तो इंटेंसिटी भी 0। और अगर आपकी s की वैल्यू हमारे पास h + k + l इवन है, तो इसका मतलब s की वैल्यू 2 आ गई। s की वैल्यू अगर 2 आई है तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, तो उस केस में हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर करेंगे, s², s की वैल्यू 2 है, अगर सारे इवन है तो 4f², इसके बराबर इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी। ये हमारे पास BCC स्ट्रक्चर का केस था। इसमें मतलब ये हो गया कि हमारे पास वही प्लेन पीक प्रोवाइड कराएंगे जिनके अंदर h + k + l की वैल्यू हमारे पास इवन रहेगा, यानी कि तीनों मिलर इंडिसेज का सम अगर इवन है तो हमारे को किसी भी प्लेन से जो रिफ्रैक्टेड रेज आएंगी उनसे प्लेन्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और किस इंटेंसिटी के मिलेंगे, 4f² के। आपने सिंपल क्यूबिक के अंदर देखा था तो उसमें किस इंटेंसिटी के मिल रहे थे, f² के बराबर, और h के l के इंडिपेंडेंट थे, यानी कि सभी प्लेन से मिल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास किन प्लेन से मिल रहे हैं, जिनके अंदर तीनों का सम E1 के बराबर है। अब इसके बाद करते हैं FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर के अंदर 4 एटम होते हैं हमारे। इफेक्टिव एटम मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ आपको, 4 होते हैं। तो अगर 4 एटम हमारे पास हैं तो सबकी पोजीशन आप देखते हो फेस के ऊपर है और एक एटम कॉर्नर के ऊपर है। तो जो कॉर्नर का एटम है, कॉर्नर्स के एटम हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1 है और उनकी पोजीशन हम किसके ऊपर ले लेते हैं, ये हमारे पास है FCC। तो जो कॉर्नर के ऊपर एटम था उसकी तो पोजीशन मैं 0 0 0 के ऊपर ले लेता हूँ। और जो फेस के ऊपर हैं, फेस है वो हमारे पास 2 एक्सिस से मिल के बना है और उसके ऊपर एटम लाई कर रहा है। तो एक बार तो 0 हाफ हाफ ये हो जाएगा, एक की पोजीशन हो जाएगी हाफ 0 और हाफ, एक की पोजीशन हो जाएगी हाफ हाफ और 0। 4 एटम की ये पोजीशन ले लेते हैं हम। चारों की वैल्यू पुट कर देंगे स्ट्रक्चर फैक्टर के फॉर्मूले में। तो S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 0 0 0 पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, e⁻² पाई आयोटा, ये हमारे पास UJ V और W और ये HKL ये हैं। तो हम J की वैल्यू है UJ VJ, ये हमारे पास समीशन होता है। अभी 4 एटम है तो चारों की वैल्यू है वो हम बारी बारी से पुट कर लेते हैं। 0 0 0 पुट करोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
जब 0 हाफ हाफ पुट करोगे तो यानी कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा e की पावर पाई आयोटा, एक बार आ जाएगा h प्लस के, एक बार आ जाएगा e की पावर पाई आयोटा के प्लस l, और एक बार आ जाएगा e की पावर पाई आयोटा और l प्लस h। ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। अगर ये वैल्यू आ जाती हैं तो आप देखोगे फिर से कंडीशन बनानी पड़ेंगी कि भाई s की वैल्यू 0 कब आएगी और s की वैल्यू नॉन ज़ीरो कब आएगी। s की वैल्यू 0 और नॉन ज़ीरो अगर हमारे को देखनी है तो आप देखोगे कि कंडीशन क्या बनेगी, जब भी हमारे पास h के l तीनों की वैल्यू या तो तीनों की तीनों क्या हों even हों, या तीनों की तीनों ओड हों, यानी कि ऑल इवन ऑल ओड, ऑल इवन हों या फिर ऑल ओड हों, तो उस केस में तो यहाँ पे सभी 1 आ जाएंगे। ऑल इवन लेते हो तो ये वैल्यू इवन, ये वैल्यू इवन, ये वैल्यू है। सारे ओड हैं तो ये फिर से इवन, फिर से इवन, फिर से इवन, तो उस केस में हमारे पास s की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। अगर मिक्स वैल्यू ले ली, कुछ इवन ले लिए, कुछ एक भी ओड ले लिया, 2 इवन ले लिए या 2 ओड ले लिए, 1 इवन ले लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 इवन हो जाएंगे और 2 ओड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के बराबर। आप चेक करके देख सकते हैं वैल्यू पुट करके, तो उस केस में हमारे पास s की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से 4 वैल्यू आएगी तो 4 का स्क्वायर है वो 16 और f स्क्वायर, इंटेंसिटी FCC की हमारे पास 16 f स्क्वायर आ जाएगी, पर उन्हीं प्लेन्स के लिए आएगी जिनके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो HKL हैं या तो वो सारे ओड होंगे या सारे इवन होंगे, अदरवाइज हमारे पास 0 आएगी। ये हमारे पास 3 जो स्ट्रक्चर बन रहे थे, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, हमने तीनों ही के लिए ये कंडीशन कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास कब प्लेन आएगा और कब प्लेन नहीं आएगा। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सारे प्लेन्स हैं उनके लिए कंडीशन लिखेंगे और इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सारे जितने हैं मैंने सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC करवाए हैं, उसके अलावा मैं डायमंड क्यूबिक का भी जैसे डिविजिबल 4 का होना चाहिए सम है वो कंडीशन भी आपको बताऊंगा और 1-2 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अब इससे आगे का रहेगा उसमें इसके बेस्ड हैं वो 2-3 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।